घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। कोई बूढ़ा फकीर शायर होता तो कहता अपने लफ्ज़ों में कि दुनिया फ़ानी है। कोई बवाली होता तो कहता फसाद है। कोई नौजवान होता मस्त मौला किस्म का तो कहता दुनिया फ़न है। और इसी दुनिया की कहानियां हम आपको सुनाते हैं दुनियादारी में। आज की कहानी बड़ी बेढब सी है। आप सोचिए कि एक एयरपोर्ट पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही है और फिल्म का जो प्लॉट है वो प्लेन हाईजैक से जुड़ा है और उस एयरपोर्ट पर सचमुच का प्लेन हाईजैक हुआ आ जाए तो क्या करेंगे आप? कैमरे को चलता हुआ छोड़ देंगे? क्या करेंगे आप जब देखेंगे कि कुछ रोज के बाद उस प्लेन के दरवाजे से एक आदमी हरा झंडा लहराते हुए बाहर आता है, फिर दूसरा आता है? क्या प्लेन के भीतर बचे लोग बच पाते हैं? खास तौर पर उस एयरपोर्ट की हिस्ट्री को देखते हुए जहां ऐसा ही एक प्लेन हाईजैक होकर आया था और बचाव करने वाले दल ने यात्रियों को ही गफलत में गोली मार दी थी। और इन सब का जिक्र हम आज क्यों कर रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये दुनियादारी है। आज एक बड़े प्लेन हाईजैक और अजीब से प्लेन हाईजैक के मामले में सज़ा का ऐलान हुआ है, इसलिए आपको विस्तार से ये बातें बता रहे हैं। इस हाईजैकर को 25 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। इसमें लीबियाई तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी का नाम भी जुड़ा। इस हाईजैकिंग की घटना से फिल्म क्रू को फायदा हुआ। शुरुआत करने से पहले जिस जगह ये हुआ उसके बारे में जानते हैं। इस जगह का नाम है माल्टा। माल्टा भूमध्य सागर में बसा एक द्वीप है। इसके उत्तर में इटली है, दक्षिण में लीबिया, पश्चिम में ट्यूनीशिया जहां से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, और पूर्व में ग्रीस। माल्टा को याद रखने के लिए आप एक और मजेदार फैक्ट जान सकते हैं। दिसंबर 1989 में यहीं पर उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के सुप्रीम लीडर मिखाइल गोर्बाचोव की मीटिंग हुई थी। बर्लिन वॉल गिराए जाने के 22 दिनों के बाद यह मीटिंग हुई थी और दोनों नेता जमीन पर नहीं मिले थे। सोवियत क्रूज शिप था मैक्सिम गोर्की, उस पर मिले थे। 2 दिनों तक बातचीत चली और करीबी महाद्वीप के नाम पर, द्वीप के नाम पर माफ करिएगा, इसको माल्टा समिट कहा गया। 3 दिसंबर को इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कोल्ड वॉर को खत्म करने का ऐलान किया गया। ये तो हुई माल्टा की बात। ये खबरों में क्यों है? वजह है अदालत का एक फैसला जिसके तहत प्लेन हाईजैकिंग के 2 आरोपियों में से एक सुको मूसा शाह अली, उसको अपना दोष स्वीकार करने के बाद 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। दूसरा आरोपी है अली अहमद, वो फिलहाल सुनवाई का इंतजार कर रहा है। यह हाईजैकिंग हुई थी दिसंबर 2016 में। 23 दिसंबर की सुबह 8:10 पर अफ्रीकिया एयरवेज के फ्लाइट संख्या 209 ने सबाह एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस विमान में कुल 118 लोग थे, 111 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर। सब ठीक रहता तो ये 70 मिनट बाद राजधानी त्रिपोली में उतरते, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद 2 लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनके हाथों में हैंड ग्रेनेड था और बंदूकें थी और उन्होंने धमकी दी कि हमारी बात नहीं मानी तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। पायलट ने विमान को लीबिया में ही उतारने की कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स ने ऐसा करने से रोक दिया। वो किसी भी कीमत पर लीबिया की सीमा से बाहर निकलना चाहते थे। फिर प्लेन को माल्टा ले चलने के लिए कहा गया, पड़ोसी द्वीप में। दिन के 11:30 बजे प्लेन माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और थोड़ी ही देर बाद हाईजैकिंग की खबरें पूरी देश दुनिया की मीडिया में फ्लैश होने लगी। तब तक माल्टा आर्मी की एक टुकड़ी भी एयरपोर्ट पहुंच गई और उन्होंने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन खतरे की आशंका बढ़ती जा रही थी। प्लेन को हाईजैकर से छुड़ाने में से एयरपोर्ट का दरअसल रिकॉर्ड बहुत खराब था, इसलिए आशंकाएं बढ़ रही थी। 1985 की बात है। इजिप्ट एयर फ्लाइट 648 को हाईजैक कर इसी एयरपोर्ट पर लाया गया था। यह प्लेन एथेंस से काहिरा जा रहा था। माल्टा सरकार ने हाईजैकर्स की डिमांड मानने से इनकार किया। फिर इजिप्ट की स्पेशल फोर्सेस उनको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की इजाजत दी, लेकिन उन्होंने इस ऑपरेशन में अपने ही लोगों की जान ले ली। 89 में से 58 यात्री रेस्क्यू के दौरान मारे गए। हमने कुछ रोज पहले दुनियादारी में इसका जिक्र किया था तारीख सेक्शन में। 2 में से एक आतंकवादी भी मारा गया था, जबकि दूसरा गिरफ्तार हुआ था। तो जब माल्टा एयरपोर्ट की ऐसी हिस्ट्री हो तो सरकार की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। सरकार ने संदेश भिजवाया, सभी पैसेंजर्स को छोड़ो, तभी हाईजैकर्स से आगे की बात होगी। लेकिन हाईजैकर्स कोई डिमांड ही नहीं रख रहे थे।
पूरा वाकया दिन रात स्टेट टीवी पर लाइव चल रहा था। जब बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो लोगों को चिंता हुई कि कहीं भीतर कुछ कांड तो नहीं हो गया। लेकिन फिर एक हाईजैकर फाइनली बाहर आया, प्लेन के दरवाजे पर आया और उसने हरे रंग का एक झंडा लहराया और वापस अंदर चला गया। इसके कुछ ही वक्त बाद माहौल अचानक से बदल गया, क्योंकि अब प्लेन के दरवाजे पर दोनों हाईजैकर थे और उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे थे। मतलब साफ था कि वो सरेंडर कर रहे थे। दोनों को फौरन हिरासत में लिया गया। आर्मी अंदर गई और भीतर उसने क्या देखा? कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सुरक्षित थे। फिर हथियारों की जांच हुई तो पता चला नकली थे, लेकिन असली के जैसे दिखते थे। ये हाईजैकिंग फिर क्यों की गई? इस सवाल का जवाब उस झंडे में मिलता है जिसे एक हाईजैकर ने प्लेन के दरवाजे से लहराया था। ये झंडा लीबिया के तानाशाह रहे मुअम्मार गद्दाफी के वक्त का था। दोनों हाईजैकर्स गद्दाफी के सपोर्टर थे और माल्टा में शरण लेना चाहते थे। उनका इरादा वहां पर प्रो गद्दाफी पार्टी बनाने का था। इस हाईजैकिंग के जरिए वो अपनी पार्टी को प्रमोट करना चाहते थे। उन्होंने लीबिया के एक टीवी चैनल को भी यही बात बताई। और ये गद्दाफी के सपोर्टर क्यों कर रहे थे ऐसा? क्योंकि मुअम्मर गद्दाफी, जिसने 1969 में सैन्य विद्रोह के जरिए सत्ता हथियाई थी, जो दमन और शोषण को अपना हथियार बना चुका था, जिसने अपने देश में निरंकुश शासन चलाया था, जो दुनिया भर के आतंकवादियों को सपोर्ट करता था, हथियार और पैसा देता था, दिसंबर 2010 में शुरू हुई अरब स्प्रिंग में वो भी निपट गया। अक्टूबर 2011 में भीड़ ने पीट पीट कर उसकी जान ले ली और उसके बाद लीबिया में 42 सालों की तानाशाही खत्म हुई। लेकिन इन मूर्ख हाईजैकर्स को लगता था कि गद्दाफी के आदर्शों को एक पार्टी बनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है। गद्दाफी की मौत के बाद भी लीबिया के हालात नहीं सुधरे। देश सिविल वॉर में फंस गया। अलग अलग धड़े अपने फायदे के लिए अपने लोगों का खून बहाने लगे। सब कुछ अस्त व्यस्त और आम लोगों की सुरक्षा, किसी को उसकी चिंता नहीं। ऐसे में प्लेन हाईजैकिंग करना आसान था। गद्दाफी सपोर्टर्स ने वही किया, लेकिन वो अपने प्लान को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे। अब इस मामले पर अदालत की मुहर लग गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सजा कड़ी दी गई। वजह? अदालत ने कहा कि सच है कि घटना में किसी को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन ऐसी वारदात की सोच रखने वालों को चेतावनी देना बहुत जरूरी था। आपने हाईजैकिंग और सजा का मामला समझ लिया। हमने आपको शुरू में कहा था कि एक फिल्म क्रू को इस घटना से खूब फायदा हुआ। वो भी किस्सा सुन लीजिए। दरअसल हाईजैकिंग वाले दिन माल्टा एयरपोर्ट पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इसका नाम था एंतेबे। ये फिल्म 1976 के ऑपरेशन एंतेबे पर बेस्ड थी। इस ऑपरेशन की क्या कहानी है? 27 जून 1976 को एयर फ्रांस का एक विमान टेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ा। इसे एथेंस होते हुए पेरिस जाना था, लेकिन एथेंस एयरपोर्ट पर कुछ आतंकवादी प्लेन में सवार हुए और इसे हाईजैक कर युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट ले आए। उस वक्त युगांडा में ईदी अमीन का शासन चल रहा था, क्रूर तानाशाह। अमीन ने अपनी आर्मी और रिसोर्सेज को आतंकवादियों के हवाले कर दिया। ऐसे में पैसेंजर्स को छुड़ाने के लिए इजराइल ने एक हैरत अंगेज ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायली आर्मी ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन चलाकर एंतेबे एयरपोर्ट पर तबाही मचा दी। सारे हाईजैकर्स मारे गए। युगांडा के 45 सैनिकों की भी जान गई। और इजरायली सैनिकों ने इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर खड़े दूसरे विमानों को भी बम लगाकर उड़ा दिया। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल को मामूली नुकसान हुआ। इसको ऑपरेशन एंतेबे या ऑपरेशन थंडरबोल्ट या फिर ऑपरेशन योहानन भी कहा जाता है। दिसंबर 2016 में इसी घटना पर फिल्म बन रही थी और उस दिन माल्टा के एयरपोर्ट पर फेक हाईजैकिंग का शूट चल रहा था और तभी असली वाली हाईजैकिंग शुरू हो गई। फिल्म की शूटिंग रोक दी गई, लेकिन कैमरे ऑन रखे गए। रियल हाईजैकिंग की फुटेज बाद में फिल्म में इस्तेमाल की गई, जबकि कुछ पैसेंजर्स को भी फिल्म में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई। अफ्रीकी एयरवेज के विमान की हाईजैकिंग का एक दोषी 25 साल की सजा पा चुका है, सलाखों के पीछे है। लेकिन दूसरा हाईजैकर अली अहमद साले, उसने घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया। फिलहाल उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। उम्मीद है कि इस मामले में भी जल्द न्याय होगा। न्याय बहुत ज़रूरी है और देर सवेर होता ही है। कम से कम इस बात की उम्मीद तो रखनी ही चाहिए। यह था आज का दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बात कर लेते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से। ट्रंप प्रशासन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और उनके परिवार वालों की अमेरिकी यात्रा से जुड़े नियम खूब कड़े कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है। इसके मुताबिक ऐसे परिवारों के एक सदस्य को अधिकतम 1 महीने का ट्रैवल वीजा मिल सकता है। इससे पहले पार्टी मेंबर्स आम चीनी नागरिकों की तरह 10 साल का विजिटर वीजा ले सकते थे।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लगभग 9.2 करोड़ मेंबर हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी सरकार इनकी पहचान कैसे करती है। दूसरी सुर्खी हांगकांग से है। यहाँ भी चीन अपना घिनापन मचाने में, अपना क्रूरता मचाने में लगा हुआ है। यहाँ के एक मीडिया टाइकून है और लोकतंत्र के समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता। उनका नाम है जिमी लाई। उन्हें एक फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। जिमी सरकार विरोधी एक टैबलॉइड है, छोटा साइज का जो अखबार होता है, एप्पल डेली, उसके कर्ता धर्ता है। एक दिन पहले ही लोकतंत्र के समर्थन में जोशुआ वोंग, एग्नेस चाउ और इवम लाम जैसे सोशल एक्टिविस्टों को जेल की सजा मिली। जानकार कह रहे हैं कि चीन हांगकांग से हर उस आवाज को खामोश करना चाहता है जो लोकतंत्र के आंदोलन को मजबूत कर रहा है। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी फ्रांस से है। यहां पे राष्ट्रपति रहे थे वैलेरी ग्रिसार्ड डीआइटिव। कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। 1974 से 1981 तक वो राष्ट्रपति रहे। 94 बरस के थे। और कैसे याद किया जाता है उनके शासनकाल को? तलाक, गर्भपात और गर्भ निरोधक से जुड़े कानूनों को उन्होंने उदार बनाया। ये बहुत जरूरी था। उनके हिस्से यूरोपीय देशों में एकता पैदा करने का काम भी जाता है। आज दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।